किधर है फाइनल अकाउंट? फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस परटेन्स टू हादी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। Capital work in progress, plant and machinery, data, stock, cash and bank, cost of sale, admin, share capital, retained earning, trade payables, loan, provision for warranty, provision for bad debt, deferred tax liability, sales। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये प्री क्लोजिंग ट्रायल है जिसमें सेल्स और एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हों। अभी सेल्स और एक्सपेंसेस क्लोज होके रिटेन्ड अर्निंग में नहीं गए, बस हम लेट आए हैं अभी। वाइल फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनलाइज करते हुए द फॉलोइंग इशूज हैव बीन नोटेड। ये इशूज जो है वो नोट हुए हैं। P&L बनाना है आपने और CTE और DTE कैलकुलेट करना है। नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज इन द करंट ईयर। तो यहाँ से पता चला कि ये जो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है अभी तक इसमें डेप्रिसिएशन नहीं पड़ी हुई। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, और डेप्रिसिएशन 10% पर एनम हमने कैलकुलेट करनी है यूजिंग द सीधा लकीर तरीका। एक मशीन है जो हमने यकम जनवरी 15 को 25 मिलियन की ट्रेड इन की थी, तबादला किया था 31 दिसंबर यकम जनवरी 15 को, विच वॉज ट्रेडेड इन ऑन यकम जुलाई 16, 1.5 साल बाद हमारे साल में। पिछले साल यकम जनवरी को खरीदी थी और हमारे साल में उसे एक्सचेंज किया है नई मशीन से। डिस्पोजल किताबों में हम रिकॉर्ड करना भूल गए एंड न्यू मशीन वॉज कैपिटलाइज्ड एट 15, और नई मशीन 15 मिलियन पे आपने कैपिटलाइज कर दी है, बीइंग द नेट अमाउंट पेड टू सप्लायर, जो आपने नेट अमाउंट सप्लायर को पे किया। ये इंट्रोडक्शन और FR1 की मशहूर ज़माना एडजस्टमेंट है। द ट्रेड इन अलाउंस अमाउंटेड टू 20 मिलियन। ट्रेड इन अलाउंस ये होता है कि हमारे एसेट को यानी दुकानदार ने कितनी पुराने एसेट को कितनी कीमत लगाई है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या मतलब है इसका। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ इनिशियल एंड नॉर्मल डेप्रिसिएशन एट 25 एंड 15%। टैक्स वाले पहले साल 25% डेप्रिशिएट करने देते हैं। इनिशियल डेप्रिसिएशन का मतलब इससे पहले साल डबल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 25 और 15, फिर अगले सालों में 15 ही होगी। जिन्होंने टैक्स नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए सुन लें, कॉन्सेप्ट ये है कि टैक्स वाले कहते हैं कि पहले साल एसेट को डबल डेप्रिशिएट करो, इधर इस तरीके से भी, और इसको कहते हैं इनिशियल डेप्रिसिएशन, और एक नॉर्मल तरीके से भी पहले साल से डबल डेप्रिशिएट करो, इसको इनिशियल अलाउंस भी कहते हैं। नोट एक्सेप्शन इज अलाउड इन द करंट ईयर इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। डेप्रिसिएशन ईयर ऑफ डिस्पोजल में हमने रिकॉर्ड नहीं करनी किसी भी हाल में। टैक्स वाले कहते हैं बेचने के साल डेप्रिशिएट ना करो। टैक्स WDV ऑन यकम जनवरी 16 वाज 153। यकम जनवरी 16 को टैक्स वालों की WDV थी 153। तो ये सारा डेप्रिसिएशन का डाटा जो है वो अवेलेबल है। ठीक है जी, तीसरे सफ़े से शुरू करते हैं। वर्किंग नंबर 1 जी, ओरिजिनल एंट्री मशीन को बेचने की, प्लांट एंड मशीनरी न्यू वाली डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी ओल्ड वाली क्रेडिट, कैश क्रेडिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन ओल्ड डेबिट और गेन लॉस। और एक फॉर्मूला भी याद रखना है, कैश जो दुकानदार को पे किया जाता है इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ न्यू माइनस ट्रेड इन अलाउंस। ट्रेड इन अलाउंस का मतलब है कि दुकानदार ने हमारे पुराने एसेट को क्या वैल्यू असाइन की है, ट्रेड इन अलाउंस। अभी गेन लॉस इसमें निकलेगा जी। A machine which was purchased on Yakam January for 25 million was exchanged with a new machine. तो machine which was purchased for 25 million,
वॉज एक्सचेंज विद अ न्यू मशीन, तो पुरानी की डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग वालों की, टैक्स वालों की नहीं, पुरानी की डेप्रिसिएशन 25 इंटू 10%, 25 इंटू 10%, 1 साल की निकल आएगी, लेकिन मुझे 1.5 साल की चाहिए क्योंकि खरीदा पिछले साल है और बेचा हमारे साल के मिड में है। 1.5 साल की डेप्रिसिएशन चाहिए मुझे जी। 3.75। द डिस्पोजल वॉज नॉट रिकॉर्डेड, अभी तो छोड़ें इसको, ये तो रॉन्ग एंट्री है। न्यू मशीन वॉज कैपिटलाइज एट 15 बीइंग द कैश पेड टू सप्लायर, अभी तो बस फिगरें ढूंढें फिलहाल, गलत एंट्री मत ढूंढें। तो कैश पेड इज 15, द वैल्यू साइन बाय शॉपकीपर टू आवर ओल्ड एसेट इज 12 मिलियन, द वैल्यू साइंड इज 20 मिलियन, हमारे ओल्ड एसेट को उसने 20 मिलियन की वैल्यू लगाई है। तो दुकान पर जब आप नई चीज खरीदने जाते हैं तो तरीका ये होता है, असल में ट्रेडिंग अलाउंस एंट्री में ऊपर कहीं नहीं आता, दुकान पे जब आप नई चीज खरीदने जाते हैं तो तरीका ये होता है, आप कहते हैं मुझे 70,000 वाला मोबाइल पसंद है, दुकानदार को आप अपना मोबाइल दिखाते हैं, कहता है ये 2,000 का भी बिक जाए बड़ी बात है, तो 68 आपको पे करना पड़ता है। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है दुनिया में लोगों की कि नई चीज लेने जाओ, पुरानी चीज की कीमत लगवाओ, बाकी पैसे देके आओ, नई चीज लेने जाओ, पुरानी चीज की कीमत लगवाओ, बाकी पैसे देके आओ, ये बेसिक रूल है दुनिया में। -20, ये फेयर वैल्यू ऑफ न्यू, fair value of new not given, cash paid, so x is वर्किंग 1.1 से x निकल आया। So what is the price of new? 35. Is there a gain or loss? Loss कितना? चलें जी, रॉन्ग एंट्री करें। रॉन्ग, जरा पढ़ें रॉन्ग एंट्री में क्या लिखा हुआ है। द डिस्पोजल वॉज नॉट, इधर देखें, डिस्पोजल वॉज नॉट रिकॉर्डेड, ये डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुई, डिस्पोजल वॉज नॉट रिकॉर्डेड, तो उसका गेन लॉस भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। एंड द नेट अमाउंट पेड 15 वॉज कैपिटलाइज्ड, और सिर्फ 15 कैपिटलाइज किया, 35 नहीं किया, तो रॉन्ग एंट्री ये बनी, वो रॉन्ग एंट्री, वर्किंग वन ही चल रही है अभी। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, रेक्टिफाइंग, जी बोलें। नेट से खेल लें, नेट से खेल लें, यानी प्लांट कितने से रिकॉर्ड होना चाहिए था? 10 से। प्लांट कितने से ओवरऑल रिकॉर्ड होना चाहिए था? क्योंकि पुराना 25 क्रेडिट होना चाहिए था, नया 35 डेबिट होना चाहिए था। प्लांट कितने से डेबिट होना चाहिए था?
10 से। कितने से डेबिट हो गया तो क्या करें, कितने से, 5 से। ये और ये कट गया, और कैश तो पहले ही कट गया। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, नहीं हुई क्योंकि डिस्पोजल ही रिकॉर्ड नहीं हुई, लॉस भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। P&L मांगा हुआ है या बैलेंस शीट भी मांगी हुई है? दोनों तो नहीं मांगे हुए, सिर्फ P&L मांगा हुआ है। तो इस एंट्री को पोस्ट कर दें P&L में। सवाल में एडमिन और सेलिंग अलग अलग दिए हुए हैं या उसकी जगह जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं? एडमिन सेलिंग तो दिए ही नहीं हुए, खाली एडमिन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस में डाल दें, बेहतर है लॉस को अदर एक्सपेंसेस में। जी 1.2। बहरहाल सवाल में तो कोई है नहीं अदर एक्सपेंसेस, फिलहाल इसको इसी तरह कर 1.2। तो सिंगल एंट्री प्रोसेस से चलेंगे अनलकीली, क्योंकि सवाल में P&L मांगा हुआ है, सिर्फ बैलेंस शीट नहीं मांगी हुई। तो रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करते हैं। ओके जी, ये तो एडजस्टमेंट 2 हो गई। अब एडजस्टमेंट 1, नो डेप्रिसिएशन हैज बीन रिकॉर्डेड इन द करंट ईयर। बताएं जी एंट्री एडजस्टमेंट 1 की। नो डेप्रिसिएशन हैज बीन रिकॉर्डेड इन द करंट ईयर। एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ही नहीं हुई, कैसे रिकॉर्ड करें, कैसे रिकॉर्ड करें? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, नो डेप्रिसिएशन हैज बीन रिकॉर्डेड, कौन सी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1 या A1? जी डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? नो डेप्रिसिएशन हैज बीन रिकॉर्डेड, ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल ऑन एडिशन ऑन डिस्पोजल। एडिशंस बताएं। 35। डेट ऑफ एडिशन बताएं। यकम जुलाई को एक्सचेंज हुई है ना, तो इंटू 10% इंटू 6 बाय 1.8। डिस्पोजल बताएं 25। डेट ऑफ डिस्पोजल यकम जुलाई, तो फिर वो 30 जून तक की। असल में एडिशन में आपने यकम जुलाई से 31, वो टैक्स वाले कह रहे हैं नोटिस द ईयर ऑफ डिस्पोजल, हम अकाउंटिंग वाले नहीं करेंगे। अकाउंटिंग वाले तो डेप्रिसिएट करेंगे डिस्पोजल के साल में। जी डिस्पोजल इनटू ये 6 महीने कौन से, जनवरी से जून वाले या जुलाई से दिसंबर वाले? जनवरी से जून वाले। और वो ऊपर वाले 6 महीने कौन से, जुलाई से दिसंबर वाले। जी 1.3। डिस्पोजल 25। ओपनिंग हाँ जी बताएं जी। ओपनिंग पिछले साल के क्लोजिंग प्लांट एंड मशीनरी बताएं, जो हमारे साल का ओपनिंग है। 305 नहीं, वो तो भाई WDV मेथड नहीं है, वो होंगी तो ना हमारे 305 माइनस 53 की तरह कम रिडक्शन है कोई, वो खुदा का खौफ करें। 305 माइनस 53 स्ट्रेट लाइन मेथड है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द 10% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ओपनिंग कॉस्ट के ऊपर रेट लगेगा या ओपनिंग बुक वैल्यू के ऊपर? कॉस्ट के ऊपर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ओपनिंग प्लांट एंड मशीनरी बताएं कितना है साल के शुरू में जो था?
305। ये तो ब्लंडर मार रहे हैं आप, 305 तो नहीं है भाईजान। उसने कहा है कि ओए न्यू मशीन वॉज कैपिटलाइज्ड एट 15, इसमें 15 पड़ा है। न्यू मशीन वॉज कैपिटलाइज्ड एट 15। ये जो रॉन्ग एंट्री हुई है ये हुई है, तो हुई की वजह से कैरिड डाउन तो मुझे गलत लग रहा है। आपको कैरी डाउन ओपनिंग लग रहा है या क्लोजिंग अनएडजस्टेड लग रहा है? मुझे तो ओपनिंग चाहिए ना, ओपनिंग। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है सवाल में। मतलब ये था कि मैंने आपको ये सारा बताना था कि यू विल गेट अल्हम्दुलिल्लाह 90% मार्क्स ऑफ दिस एडजस्टमेंट। ये सारा करके आएंगे इंशाल्लाह आप लोग, इसके आपको नंबर मिल जाएंगे। बस ओपनिंग कुछ बच्चे गलत उठा सकते हैं, तो ये समझ लीजिएगा आज मेरे भाई कि अगर अकाउंटेंट ने प्लांट एंड मशीनरी में कुछ डाल दिया है तो मुझे सोच के बताएं, अकाउंटेंट ने अगर प्लांट एंड मशीनरी में कुछ डाल दिया है तो प्लांट एंड मशीनरी में वो गलत अमाउंट पड़ी हुई है या सही? अच्छा, मुझे क्लोजिंग चाहिए या ओपनिंग डेफिनेशन निकालने के लिए? ओपनिंग निकालने का तरीका यह होता है कि कुछ भी नहीं पड़ा होना चाहिए, ना एडिशन पड़ी होनी चाहिए ना डिस्पोजल पड़ी होनी चाहिए। पीपी का नोट जहन में लाएं, ओपनिंग एडिशन माइनस डिस्पोजल इज इक्वल टू क्लोजिंग। अब अगर मैंने क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाना है तो ना मुझे एडिशन चाहिए ना मुझे, ये तो असूल होता है जिंदगी का, ना एडिशन चाहिए ना डिस्पोजल चाहिए, मुझे ओपनिंग चाहिए। अब सवाल क्या कह रहा था? सवाल कहते हैं मैंने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं की। अल्लाह का शुक्र है जो ट्रायल में पड़ा हुआ है वो सही है, डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं की। मुझे डिस्पोजल के बगैर वाला चाहिए, मुझे ओपनिंग चाहिए। सवाल कहता है एडिशन मैंने रिकॉर्ड की है, ओ तेरी खैर, लेकिन कर कितने से दी है? 15 से। तो ये भाई स्टार डाल के अगर किसी को समझ आ गया कि ट्रायल में कितने, इस तक पहुंचते हुए अकाउंटेंट कितना डाल चुके हैं इसमें? 15। तो मैंने जो अकाउंटेंट ने किया बस उसको उल्टा दिया ताकि मेरा ओपनिंग बैलेंस निकला है करेक्ट वाला। कितना? स्टार डाल के 2 जी। आप बता दें। हाँ जी, जवाब 29.6। एक लफ्ज पढ़े में से सवाल में लिखा हुआ है, मुझे तो नजर आ रहा है। वो तरीके आप इतनी ऊपर क्यों चले गए? किधर है फाइनल अकाउंट्स? एक सवाल देखिए मुझे नजर आ रहा है लिखा हुआ, एंड द न्यू मशीन वॉज रिकॉर्डेड एट 15। तो आई थिंक इट इंक्लूड 15 ड्यूरिंग द ईयर। बस एक ही चीज हुई है, 15 इसमें गया है, तो 15 अगर ना जाता तो ये कितना होता? कितना? 290। डन, ओके। अच्छा, हमने ना करंट और डेफर्ड टैक्स भी निकालना है। उसके लिए हमें कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डाटा आज अवेलेबल है। तो आज हम शॉर्टकट अप्रोच नहीं लगाएंगे कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट का डिफरेंस, आज हम प्रॉपर तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे। तो इसलिए मैंने कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस चाहिए। माना कि मुझे बैलेंस शीट नहीं मांगी हुई, लेकिन इस पॉइंट पे खड़े होकर पहले इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कर दें। उसके बाद रिक्वायरमेंट बी के लिए, रिक्वायरमेंट ए के लिए मुझे नहीं चाहिए कैरी डाउन ऑफ एसेट्स। एसेट और कम्युनिकेशन अकाउंट का कैरी डाउन कितना है, भाड़ में जाए मेरी तरफ से, मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे उसने बैलेंस शीट मांगी नहीं। लेकिन रिक्वायरमेंट बी में मुझे, क्योंकि पीपी की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस चाहिए, उसकी अगर मैं तैयारी अभी से शुरू कर दूं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो बेहतर है इस एडजस्टमेंट को साथ ही रगड़ दें, लेकिन पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 पोस्ट कर दें। एडजस्टमेंट नंबर अभी तक आपने मुझे सिर्फ 2 पोस्ट करवाई है। एडजस्टमेंट नंबर 2 की रेक्टिफाइंग एंट्री क्या थी, किसी को याद हो? एडजस्टमेंट नंबर 2 की रेक्टिफाइंग एंट्री, ये एडजस्टमेंट नंबर 2 की रेक्टिफाइंग एंट्री है। एडजस्टमेंट नंबर 1 आप लोगों ने कर लिया, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री ऐसी जहन में बोल दें बस 29.6 को देख के।
एडजस्टमेंट नंबर 1 की रेक्टिफाइंग एंट्री, जल्दी जल्दी एडजस्टमेंट, नो डेप्शन हैज बीन रिकॉर्डेड, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंटेड डेप्शन, प्लांट की डेप्शन को कहां डाल दें, कॉस्ट ऑफ सेल में, जी प्लस 29.6, वर्किंग नंबर 2। सिंगल एंट्री प्रोसेस से क्यों चल रहे हैं, बैलेंस शीट नहीं मांगी हुई। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी का कैरी डाउन और अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरी डाउन आप लोग अगर निकालना चाहते हैं तो मुझे बता दें, आप लोग अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरी डाउन और प्लांट एंड मशीनरी का अगर कैरी डाउन निकालना चाहते हैं तो प्लांट एंड मशीनरी का को कहां से शुरू करना पसंद करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी के टी काउंट को कहां से शुरू करना पसंद करेंगे, कितने लोग 290 से स्टार्ट करना शुरू करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी को पसंद करेंगे, हाथ खड़ा करें, ओके 290 से। कितने लोग ट्रायल वाली फिगर से चलना पसंद करेंगे 305 से, वो लोग हाथ खड़ा कर दें। अच्छा ठीक है, दोनों तरह चल के देख लेते हैं, कोई मसला ही नहीं। इधर देखिए माय डियर, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट जबरदस्त किस्म का, ये लोग ना मेरे से ओरिजिनल अकाउंट बनवाना चाह रहे हैं। भाइयों जिंदगी में ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग अकाउंट भी होते हैं, एंट्रीज नहीं होती सिर्फ। ये लोग मेरे से ओरिजिनल अकाउंट बनवाना चाह रहे हैं। अगर ये लोग ओरिजिनल अकाउंट बनवाना चाह रहे हैं तो फिर ये लोग 290 से चलें। असल में ना ओरिजिनल अकाउंट के पीछे फिर आपके जहन में एक रॉन्ग अकाउंट होना भी चाहिए कि अकाउंटेंट का कैरी डाउन 305 है, उसमें 15 पड़ा हुआ है, तो मुझे ये लग रहा है कि हमारे साल ये सारी गेम डल चुकी है। 305 तक पहुंचते हुए 15 ऐड हो चुका हुआ है, 290, फिर वो रॉन्ग अकाउंट से 290 निकालेंगे ये लोग, फिर इस तरह चल रहे हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं। 290 एडिशन, और यार ये तो याद हो गई है ना फिगरें, एडिशन 35, डिस्पोजल 25, कैरी डाउन, बिल्कुल ये अप्रोच भी अच्छी है। इस अप्रोच से वैसे ही एक बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है, इस अप्रोच से फायदा ये होगा कि जब टैक्स वालों की वर्किंग करेंगे तो यहाँ से ओरिजिनल फिगर्स वैसे ही मिल जाएंगी, जरा आसानी हो जाएगी। सारी ओरिजिनल फिगर्स हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं सारी। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हम ट्रायल वाली से चलें, ट्रायल वाली से, तो ट्रायल वाली फिगर कितनी है, तो इसमें रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट कर दें, प्लांट क्रेडिट 5 से। बाबू रेक्टिफाइंग करते हैं, अलग अलग अब देखने की जरूरत नहीं, लंबा काम भी कर सकते हैं कि डिस्पोजल उसने रिकॉर्ड की नहीं, 25 की रिकॉर्ड कर दें, और एडिशन 35 से रिकॉर्ड करनी थी, 15 से कर दी है, 20 से और कर दें। इस तरह भी सोच सकते हैं कि डिस्पोजल उसने 25 की रिकॉर्ड की नहीं, वो कर दें, और एडिशन उसने गलत रिकॉर्ड कर दी है, 20 से और कर दें। लेकिन रेक्टिफाइंग एंट्री का फिर क्या फायदा अगर इस तरह सोच रहे हैं आप। तो जो लोग ये चाहते हैं कि रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट करनी है, तो वो फिर ट्रायल वाली फिगर से चलिएगा, वो फिर ओपनिंग से ना चलिएगा। वो ट्रायल वाली फिगर बता दें कितनी है, इसमें एडजस्टमेंट पोस्ट करें, एडजस्टमेंट, अल्लाह का शुक्र है वो जो 300 है वो आपको नजर आ रहा है। इस अकाउंट को क्या कहते हैं, रेक्टिफाइंग। लेकिन प्लीज मैं और आपके सामने ओरिजिनल अकाउंट भी बना रहा हूं। कौन सा अकाउंट बना रहा हूं, ओरिजिनल। दोनों बना लें, आपकी मर्जी है। प्लांट मशीनरी ब्रॉट डाउन, वो बड़ी मेहनत से निकाला था, 290, एडिशन, बिल अब सारी अच्छी अच्छी चीजें, जैसे कंसोलिडेशन में नहीं मैं बात करता, ओरिजिनल सारी अच्छी अच्छी चीजें, 290 जमा माइनस, तो 1 मिनट, अगर ओपनिंग से चलिएगा तो ओरिजिनल एडिशन और ओरिजिनल डिस्पोजल डालिएगा, अगर ट्रायल वाली फिगर से चलिएगा तो रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट कर दीजिएगा। अच्छा, ट्रायल वाला बैलेंस ओपनिंग है या क्लोजिंग अनएडजस्टेड है, ओपनिंग क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें एक एंट्री होगी भी है। ओपनिंग क्यों नहीं है यार, बताएं ना, ओपनिंग क्यों नहीं है,
एंट्री होगी वे कितने रुपए की एंट्री हुई है? 15 रुपए की। क्लोजिंग सही वाला क्यों नहीं है? क्योंकि एंट्री सही तरह सारी अब तक पोस्ट नहीं हुई। ट्रायल वाला बैलेंस ओपनिंग क्यों नहीं है? जल्दी बताएं, ट्रायल वाला 305 ओपनिंग क्यों नहीं है? एक एंट्री हो चुकी हुई है। ट्रायल वाला बैलेंस सही वाला क्लोजिंग क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो एंट्री हुई है वो, इसलिए शायद ट्रायल वाला जो बैलेंस है इसका अगर आप नाम रखना चाहें, ना ये ओपनिंग ना ये क्लोजिंग, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ये क्लोजिंग ऑन। अब अगर इससे आपने टी अकाउंट दोबारा खोल लें तो इसको पकड़ें और इसमें रेक्टिफाइंग एंट्री कर दें। अच्छा, डेटर अकाउंट में सेल भी डाल दी, कैश भी डाल दिया, बेटर रिटर्न ऑफ माइनस करना भूल गया, तो डेटर का कैरी डाउन जो ट्रायल में आ रहा होगा वो ओपनिंग होगा या क्लोजिंग अनएडजस्टेड? आपको याद है क्लोजिंग अनएडजस्टेड खोल के बेटर राइट ऑफ माइनस करके फिर कैरी डाउन सही वाला निकाल लेते थे। दोबारा सुने, डेटर अकाउंट में ओपनिंग भी डाल दिया, सेल भी डाल दी, कैश भी डाल दी, लेकिन डेटर अकाउंट के अंदर बेटर रिटर्न ऑफ माइनस करना भूल गया, तो कैरी डाउन का क्या नाम रखेंगे? क्लोजिंग अनएडजस्टेड। उस अगर फिर उसको खोलेंगे दोबारा तो फिर उसको खोल के सिर्फ एडजस्टमेंट पोस्ट करेंगे बैड डेट, तो ये मुझे इसी तरह का एडजस्टमेंट लगी है। अच्छा, अकामुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस हाथ खड़ा करके बता दें ओपनिंग है या क्लोजिंग है? हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके। अकामुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट में दो चीजें जाती हैं, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और डिस्पोजल की अकामुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस होती है। तो सवाल पढ़ के बताएं आप जरा, ना डेप्रिसिएशन गई है अकाउंट में। सर आपको कैसे पता चला? मुझे तो यहां देख के नहीं पता चल रहा, ये ओपनिंग या क्लोजिंग 53 मुझे तो नहीं पता चल रहा ओपनिंग या क्लोजिंग। उधर आपको देख के पता चल रहा था ये क्लोजिंग अनएडजस्टेड है, मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था। इधर आपको 53 देख के आप कह रहे हैं कि ना ये बताएं ओपनिंग है या क्लोजिंग है। भाई ये 53 ओपनिंग है। द रीजन इज कि 53 में दो चीजें मैक्सिमम आ सकती हैं, एक इस साल के डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन निकल सकती है बाहर। तो पॉइंट 1 कह रहे हैं इस साल की डेप्रिसिएशन मैंने डाली ही नहीं, और पॉइंट 2 कह रहे हैं मैंने डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं की। इस वजह से ये नहीं अनएडजस्टेड बोल रही है, हद होती है, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं हुई, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं हुई। तो ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस। कैसे पता चला ओपनिंग है, जरा बताएं। इस अकाउंट में क्या क्या जाता है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, वो गई नहीं, और डिस्पोजल डेप्रिसिएशन बाहर निकलती है, वो निकली नहीं, ना वो गई ना वो निकली, नहीं सॉरी, क्रेडिट साइड वाली गई नहीं, डेबिट साइड वाली निकली नहीं, तो वो फिर ओपनिंग ही पड़ी हुई है। तो फिर इसमें तो कोई मसला नहीं, इसमें रेक्टिफाइंग एंट्रीज क्या करनी है? इसमें बस ब्रॉड डाउन बता दें ट्रायल में कितना है। ये ब्रॉड डाउन भी है ट्रायल भी है, ये मजे की बात है, ब्रॉड डाउन भी है ट्रायल भी है। कितना? 53.3। आप जी डालें इसमें दोनों चीजें रेक्टिफाइंग। अब इसमें दोनों एंट्रीज करें, इसमें दोनों एंट्रीज करें, धड़ल्ले से करें। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये एडजस्टमेंट 1 वाली भी रेक्टिफाइंग एंट्रीज में करें, एडजस्टमेंट 2 वाली भी करें, डंके की चोट पे करें। एडजस्टमेंट 1 वाली रेक्टिफाइंग एंट्री करें, डेप्रिसिएशन डालें कितना? 29.6, और वो जो डिस्पोजल है उसको निकालें 3.8, क्योंकि सवाल कर रहा था डिस्पोजल मैंने रिकॉर्ड ही कैरी डाउन 79.1। तस्वीर मत खींचो, ये वाला कैरी डाउन अब खींच लो, ये वाला कैरी डाउन जाएगा मेरे बैलेंस शीट में। सर मुझे भी पता चल जाएगा ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है। भाई मैंने कहा था अगर नहीं भी पता चला तो 290 गलत होगा ना आपका खाली, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है सारे मार्क्स मिलेंगे। तो कोई इतना बड़ा इसको वो ना ले से आप आगे, ये तो मुझे पता नहीं चला था, लेकिन जाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू होगा। अब इस कैरी डाउन को कहां लेके जाऊं? बैलेंस शीट में, लेकिन बैलेंस शीट मांगी तो फिर निकाला क्यों है? डेफिट की वर्किंग में यूज हो जाएगा। आगे चलें जी।
अच्छा, आप मुझे बताएं, अभी तक मैंने एडजस्टमेंट 1 और 2 में से P&L में सिर्फ क्या पोस्ट किया है? 1.2 और 29.6, क्योंकि मैं सिंगल एंट्री अप्रोच से चल रहा हूं। ये एडजस्टमेंट 1 की रेक्टिफाइंग एंट्री है, वो एडजस्टमेंट 2 की रेक्टिफाइंग एंट्री है। ओके, वर्किंग नंबर 4, खुदा के लिए वर्किंग 4 को P&L में कभी ना लेके जाइएगा। ये टैक्स वालों के लिए मैं कैलकुलेशन करने लगा हूं, ये करंट और डेफर्ड टैक्स के लिए करने लगा हूं। अच्छा, टैक्स वालों का अकाउंट आप लोग कॉस्ट पे बनाना पसंद करेंगे या टैक्स वालों का अकाउंट जो है वो बुक वैल्यू पे बनाना पसंद करेंगे? बुक वैल्यू पे। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से इतना डाटा अवेलेबल है कि आप कॉस्ट और रकम रिडक्शन अकाउंट दोनों भी खोल सकते हैं। वैसे आपसे बात कर रहा हूं टैक्स वालों की नजर में। ब्रॉड डाउन बोले प्लांट एंड मशीनरी का, वो तो वहीं से यूज करेंगे, ब्रॉड डाउन पे कोई लड़ाई नहीं होती, ओपनिंग कॉस्ट पे कोई लड़ाई नहीं। और अकामुलेटेड डेप्रीसिएशन, अनलकीली सवाल में बीवी दी हुई है ओपनिंग, जाके देख लें, ओपनिंग बीवी दी हुई है टैक्स वालों की। कितनी है ओपनिंग बीवी टैक्स वालों की? जल्दी बता देना, ओपनिंग बीवी कितनी है टैक्स वालों की? 153। ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग बीवी इज इक्वल टू ओपनिंग अकामुलेटेड डेप्री। बट ये चीजें इसलिए खुलवाई जाती हैं, ऑल्टरनेट चीजें कभी भी नहीं करवाना टीचर का मकसूद होता, और एक चीज के दो मेथड कभी भी करवाने ही नहीं चाहिए। लेकिन ये चीजें कुछ ऐसी हैं जहां बच्चे दोनों साइडों पे चल पड़ते हैं, तो ये चल पड़ना नेचुरल है। कुछ लोग एसेट अकाउंट खोलते हैं, कुछ एसेट रिडक्शन अकाउंट खोलते हैं, तो जहां चल पड़ते हैं वहां बता देनी चाहिए कभी कभी ये चीज, कोई इतनी हरज वाली बात नहीं। तो इस तरह भी चल सकते थे आप लोग, लेकिन हम अभी बड़ा सा अकाउंट बना लेते हैं, बस एक ही, प्लांट एंड मशीनरी। किन की नजर में? अच्छा, WDV के ऊपर अकाउंट बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि नीचे जो है वो बुक वैल्यू पे अकाउंट बन रहा है, इसका मतलब नीचे नहीं होता कि डेप्शन मेथड भी जो है वो रिटर्न रिड्यूसिंग है। डेप्शन मेथड कुछ भी हो सकता है। अकाउंट WDV पे बनने का मतलब होता है कि सारी चीजों के नीचे WDVs आएंगे। जी, यकम जनवरी 16 ब्रॉड डाउन 153। एडिशंस की डेट बताएं। यकम जुलाई 16, एडिशंस 35 एडिशंस 35, ऊपर निकली नहीं एडिशंस। अच्छा जी, इसके बाद 30 जून 16 या यकम जुलाई 16 को लेकिन वो मुझे पता है कि बेचने के साल में डिस्पोजल मैंने चार्ज नहीं करनी, डिस्पोजल की बीवी मैं निकाल लूंगा, लेकिन डिस्पोजल की बीवी मुझे यकम जुलाई 16 की नहीं चाहिए, मुझे यकम जनवरी 16 की चाहिए, क्योंकि नो डेप्रिसिएशन द ईयर ऑफ डिस्पोजल और डेप्रीसिएशन। चलें जी, क्या पसंद करेंगे? पहले डेप्रिसिएशन निकालनी है, पहले डिस्पोजल्स की बीवी निकालनी है? पहले डिस्पोजल की बीवी निकालने। वर्किंग नंबर 4.1, डिस्पोजल की डेट ऑफ परचेज बताएं। डिस्पोजल की डेट ऑफ परचेज यकम जनवरी 15 जी, कॉस्ट 25। As per tax authorities, normal depreciation is charged at 15% and initial depreciation charged at 25, and no depreciation in the year of this. So we will record depreciation 2 times in 2015 because it was new in 2015, though old in 16, but it was new in 15 जी। इनिशियल अलाउंस, इसको इनिशियल डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। 25 का अच्छा, अब ना इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालिएगा, इसको नॉर्मल डेप्रिसिएशन कहते हैं, इनटू व्हाट इज दिस? ओहो, लेकिन डेट ऑफ डिस्पोजल तो मैंने यकम जुलाई डाल दी है, डेट तो सही डाली है, डेट में तो कोई मसला नहीं,
तो मुझे तो डिस्पोजल अब क्या करूं, 15.9 ही यूज कर लूं या कुछ करूं आगे? नो डेप्थ इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो चला लें 15.9 को ही चला लें, खैर है गुजारा चला लें, 15.9 ही यूज कर लें। हालांकि ये 6 महीने पुरानी बुक वैल्यू है, लेकिन इसी को यूज कर लें, कोई डेट जो कम जुलाई डालें, खैर है। अब क्या निकाल लें? मेथड कौन सा है? चपेड़ है वैसे, सॉरी, मतलब ये कि चपेड़, सॉरी मुझे कहना तो नहीं है। यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जी, आप डेप्शन का तरीका बताएं, टैक्स वालों का डेप्शन। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स ऑन एडिशंस, ऑन एडिशंस, 2 दफा, एक इनिशियल वाली एक नॉर्मल वाली, और डिस्पोजल पे नो डेप्शन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। चलिए, सारों की बीवियां बताएं, सारों की बीवियां। अच्छा, इसमें ना कभी ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग नहीं होता टैक्स वालों में, क्योंकि टैक्स वालों की ना एक रफ वर्किंग सी बनती है हर साल, और वो रफ वर्किंग करके आप फाड़ देते हैं। ये टैक्स वालों की किताबों में कभी भी ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग अकाउंट नहीं बनेगा, याद रखिएगा। टैक्स वालों की किताबों में, से तो नोट करने पे लगे हुए हैं, टैक्स वालों की किताबों में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, डेट इज ओरिजिनल अकाउंट। और कुछ बच्चे इतने भी बोंगे हैं कि कई दफा टैक्स वालों के डेप्शन P&L में ले जाते हैं। ओ भाई नहीं, IAS 12 की जान ले लिया आपने, टैक्स वालों के डेप्शन P&L में लेके जाके अकाउंटिंग वालों के डेप्शन P&L में गई होती है, उसको उल्टा के करंट टैक्स की वर्किंग में डेप्शन माइनस करनी होती है। ये सारी फिगर्स मेरी P&L बैलेंस शीट में नहीं जाती, इनमें से एक फिगर भी मेरी P&L बैलेंस शीट में नहीं जाती। इन चीजों को कभी P&L बैलेंस शीट में ना ले जाइएगा। ये किनकी वर्किंग्स हैं? ये चीजें करंट और डेफर्ड की वर्किंग में लेके जाइएगा सारी, इसमें से एक भी P&L में लेके जाने की इजाजत नहीं है, एक भी हमारी बैलेंस शीट में लेके जाने की इजाजत नहीं है। ये अकाउंटिंग वालों की फिगर्स हैं, सॉरी टैक्स वालों की फिगर्स हैं जी। सबकी ओपनिंग बीवी, बिके हुए की ओपनिंग बीवी इनटू, ये तो पुराने एसेट्स है ना, इन पे तो सिर्फ एक ही दफा डेप्शन रिकॉर्ड होगी नॉर्मल, लेकिन जो हमने अपने साल नए खरीदे वो मेरे ख्याल से 35 रुपए के हैं। 35 जरा इनिशियल अलाउंस 25% जी। हम्म 8 पॉइंट, और नॉर्मल इधर जैसे माइनस किया है, माइनस तो करना ही है ना, इनटू, और ये टोटल 33.3। भाई आप तो माशाल्लाह जो है वो पार्ट बी कर रहे हैं, बाकियों को ज़रा हम पार्ट ए रवाना कर दें, ताकि वो देखना शुरू करें कि कैश डिस्काउंट का क्या करना है, और पेनल्टीज और इंसेंटिव्स का क्या करना है, और नॉन कैश कंसिडरेशन का क्या करना है, वो ज़रा ये देखना शुरू करें। आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग अगली एडजस्टमेंट पढ़े हैं। Really cheap people coming in CA. I'm gonna relax. Sar is doing massage. I'm gonna relax. अच्छा, अब 1 मिनट जरा बता दें
करंट और डेफर टैक्स की वर्किंग तो मैंने नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने कहना नहीं हम कर लेंगे घर जाके, यही रहने दें, तो इसलिए मुझे पता है वो तो हमने करनी नहीं। तो इसलिए वो यहाँ पे खड़े होकर एक चीज़ मुझे निकलवा दें, ताकि मैं आपको जो है वो 50 रुपये इनाम दे दूँ, हाथ खड़े करके, ताकि मैं आपको 50 रुपये इनाम दे दूँ, फिर मैं आगे चलूँ। जी बताएं। एक चीज़ क्या निकालना है ये बता दें, क्यों निकालना है ये मैंने कैसे निकालना है मैं ये नहीं कह रहा। एक चीज़ आप खड़े होके हाथ खड़े करके, हाथ खड़े, कैरी डाउन तो निकालना ही है। कितना है? हाँ जी, हाँ जी, जब आपको मैंने कहने हो गया हाँ अच्छा ये पूछ रहे थे। तो भाई अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा के टैक्सेशन माइनस करनी है, और अकाउंटिंग गेन लॉस उल्टा के टैक्स वालों को भी तो गेन लॉस रिकॉर्ड करना है ना, तो टैक्स वालों का गेन लॉस निकाल लें। क्या चीज? करंट टैक्स की वर्किंग में हम रिकॉर्ड करेंगे जरूर, आई एग्री, करंट टैक्स की वर्किंग में रिकॉर्ड करेंगे, ये भी इंशाल्लाह करंट टैक्स की वर्किंग में रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह, ये भी करेंगे इंशाल्लाह, करंट टैक्स की वर्किंग में ये भी रिकॉर्ड करेंगे, टैक्स बेस में ये भी लिखेंगे इंशाल्लाह, ये भी लिखेंगे। तो करंट टैक्स की वर्किंग के अंदर टैक्स वालों का गेन लॉस भी रिकॉर्ड करेंगे। बताएं कितना है? करेंगे ना इंशाल्लाह। तो ये भी तो करेंगे, तो ये भी निकाल लिया मैं। ये मेरे फरिश्तों को क्यों नहीं पता, उनकी नज़र में डिस्पोजल नहीं हुई भाई। जब डिस्पोजल होता है तो आपको पता है कि डिस्पोजल के साथ एक टी काउंट और भी बनता है। ये तो सादा सी बात थी ना, मेरा नहीं ख्याल पेपर में आपसे मिस होनी थी, अभी तो वैसे ही जरा प्रेशर डाला तो मिस होगी। अच्छा वो बात बताएं, वो बात तो फिर वर्किंग नंबर 6 ये बता दें जरा, पीपी का अकाउंट किन की नज़र, सॉरी डिस्पोजल का अकाउंट किन की नज़र में? टैक्स वालों की। बताएं जी यार, इधर क्या आता है याद रखिएगा, जिंदगी में इस साइड पे क्या आती है? बीवी। और इधर क्या आता है जिंदगी में? कैश। दरमियान में आप। अच्छा बीवी बोले, बीवी 15 बी कॉन्फिडेंट ना, 15.9 इस तरह क्यों बोल रहे हैं? 15.9 इस तरह बोलें। अच्छा पैसे आए हैं या कोई चीज दी है जिसकी कोई कीमत लगाई है उन्होंने? क्या करूं यहां पे? क्या लिखूं? एक्सेलेंट। ट्रेड इन अलाउंस, यहां ट्रेड इन अलाउंस लिख लें। कितना? 20। मेरी पुरानी चीज की बुक वैल्यू बताएं। बी कॉन्फिडेंट प्लीज, मेरी पुरानी चीज की बुक वैल्यू बताएं। मेरी पुरानी चीज को दुकानदार ने क्या कीमत लगाई? 20। वो सवाल में दी हुई है, मेरी पुरानी चीज को दुकानदार ने क्या कीमत लगाई? 20। और मेरी पुरानी चीज की क्या कहते हैं वो बुक वैल्यू 15.9। तो पुरानी चीज पे लॉस कितना आ गया? गेन आ गया। कितना? ये टैक्स वालों का गेन है। रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे करंट टैक्स की वर्किंग। अच्छा अब मेरे भाई जो लोग इस तरीके से चले थे उसमें भी कोई मसला नहीं, जो लोग इस तरीके से चले थे जिन्होंने टैक्स वालों का गेन लॉस निकालने के लिए ये एंट्री की पेपर में, उन्होंने कहा ओल्ड मशीनरी 15.2 निकाला है ना आप लोगों ने? 15 पॉइंट, यानी कि उसकी कॉस्ट और सॉरी उसकी कॉस्ट और कम रिडक्शन इग्नोर करके बीवी बीवी भी अकाउंट बन रहा है ना, तो इसकी जगह उन्होंने ये लिख दिया। और कैश कितना? मैं डिस्पोजल की 15 है, आप लोग छोड़ें इनको। कैश कितना? 15। मैं डिस्पोजल की जनरल एंट्री कर रहा हूं टैक्स वालों की नजर में। और नया प्लांट 35। अब निकालें जरा गेन लॉस, वही आ गया 4.1, ये जो इधर निकाला है आप लोगों ने। तो जिनको मुश्किल लगे ट्रेड इन अलाउंस या फिर भूली हुई थी बात FAR 1 वाली, तो वो लोग अगर टैक्स वालों की ये वाली कैलकुलेशन कर लें, ना करें बल्कि, तो टैक्स वालों की ये वाली कैलकुलेशन कर लें तो भी तो सही है, कोई मसला नहीं, जिस मर्जी तरीके से चलें, गेन लॉस तो उतना ही आना है। बताएं जी डिस्पोजल की एंट्री क्या करेंगे टैक्स वाले? पुरानी मशीन की बुक वैल्यू क्रेडिट, बोले ना, पुरानी मशीन की बुक वैल्यू क्रेडिट, नई मशीन की कॉस्ट डेबिट, कैश क्रेडिट और गेन लॉस।
ट्रेड इन अलाउंस अब एंट्री में नहीं यूज होता। हाँ, डिस्पोजल के टी अकाउंट अगर बनाने हैं आपने डायरेक्ट शॉर्टकट, वहां फिर कर लें आप, लेकिन गेन लॉस तो 4.1 ही निकलेगा, जैसे मर्जी निकालें। तो जिस मर्जी तरीके से चले, मंजिल तो एक ही है, रास्ते और हो सकते हैं। जी शुक्रिया। अब इसको P&L में ना लेके जाएं। हल HL 1 cup of tea HL maintains, बहुत टाइम लग जाएगा ना यार। HL maintains a provision for doubtful debt at 6% of trade receivables. Maintains, थोड़ा सा नहीं सवाल में चैलेंज है, कौन से बैलेंसेस कैरी डाउन है, कौन से ओपनिंग है। अच्छा, कुछ बच्चे इसको लेके परेशान हो जाते हैं, उनको बारहा समझाया जाता है, इसकी वजह से नई नंबर कटने, इसकी वजह से अगर गलत भी आप समझ गए तो भाई ये 290 आपका गलत होगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी डेप्रिसिएशन हिलेगी, और जिसकी वजह से शायद कोई ओपनिंग बैलेंस गलत हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा कैरी डाउन हिलेगा। सर तो आपको नहीं पता, थोड़ा जा नहीं हिलता है, पूरा हिल जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसी चीज के मार्क्स कटते हैं ना। अच्छा, HL maintains provision for doubtful debt at 6% of debtors, but now it is not maintained. आप लोगों ने नहीं मेंटेन की हुई, तुम लोग गलत बोल रहे हो। तुम लोग कह रहे हो कि मैं प्रोविजन मेंटेन करता हूं हर वक्त डेटर के ऊपर कितने परसेंट, 5%, 6%। तो देखें ये 6% नहीं आ रहा, ये देखा करना है पेपर में, यहां से गेमें ऑन होंगी। लगाएं जरा 61,400 इंटू 6%, 5,000 है। साड़ी अलाइनमेंट ही उड़ रही है जी। 61,400 जरा 5%, क्या ये इसके बराबर आ रहे हैं? इसका मतलब है शायद हमारे साल अभी तक किसने प्रोविजन की एंट्री कर दी होती तो ये मेंटेन हो रही होती, अभी ये मेंटेन नहीं हो रही। नहीं, अलग-अलग नजर आने का मतलब ये तो नहीं, अलग-अलग नजर आने का मतलब ये है कि डेटर ग्रॉस पे अलग पड़े हैं, प्रोविजन अलग पड़ी है। अलग-अलग नजर आने का मतलब तो ये है, एसेट और अकाउंट डेप्शन अकाउंट अलग-अलग नजर आ रहे हैं, इससे ये तो नहीं पता चलेगा कि डेप्शन रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई। वो तो अकाउंट डेप्शन के अकाउंट्स को देख के पता चलेगा कि उसका बैलेंस ओपनिंग है या क्लोजिंग है। तो अलग-अलग नजर आ रही है का मतलब ये नहीं होता कि प्रोविजन रिकॉर्ड हुई है या नहीं, अलग-अलग नजर आने का मतलब ये होता है कि डेटर ग्रॉस पे पड़े हुए हैं और प्रोविजन अलग पड़ी हुई है। मेंटेन, अच्छा, यकम फरवरी 17 को हमारे साल के बाद IS 10, हमारे साल के बाद एक कस्टमर 10 मिलियन में बैंक करप्ट हो गया, रीजन बताएं, बैंक करप्सी की रीजन बताएं। नहीं बताया ना, नहीं बताया। तो जब रीजन ना बताए और हमारे साल के बाद बैड हो जाए डेटर, उसकी फैक्ट्री में आग लगी या और कोई मसला आया, क्या वजह बनी उस बैड होने की, डेट वजह बताइए। तो जब रीजन नहीं बताएंगे तो आपने अगर डेटर और स्टॉक बैलेंस शीट के बाद कम प्राइस पे रियलाइज हो तो इसको हमने क्या नोट दिया था, नोट 1 दिया था, इसको क्या लेना है, एडजस्टिंग इवेंट। तो यकम फरवरी को, अच्छा और याद रखिएगा ये जो साल के बाद की एंट्रीज होंगी ना, इनके साथ लिखा नहीं होता कि नहीं हुई, ये इंप्लाइड होता है कि ये नहीं हुई, ये हमने करनी है। तो बैड डेट रिटर्न ऑफ, हाउएवर 20% ऑफ अमाउंट वुड बी रिसीव्ड ऑन लिक्विडेशन, 20% अमाउंट लिक्विडेशन के वक्त मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से फिर बैड डेट में कितना डाल दें, 8 या 2? कस्टमर ओइंग 10 was declared bankrupt, 20% would be received, बैड कितना है, बैड, तो बैड रिटर्न ऑफ में कितना डालें, 8। डन। चलें जी, डेटर प्रोविजन का अकाउंट खोलें। डेटर अकाउंट में भी गलती है, क्या गलती है डेटर अकाउंट में, क्यों खोलना पड़ा डेटर अकाउंट, बैड रिटर्न ऑफ रिकॉर्ड नहीं हुआ। और डेटर अकाउंट में मैं बोल रहा हूं, डेटर अकाउंट में ये गलती है कि बेडर नहीं, डेटर अकाउंट में तो प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होती, प्रोविजन तो प्रोविजन अकाउंट में, डेटर अकाउंट में क्या गलती है, 10 फरवरी या यकम फरवरी को बैड डेट रिटर्न ऑफ है, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। कहां लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं हुआ, बाय डिफॉल्ट एज्यूम कीजिएगा कि साल के बाद की जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड नहीं हुई, वो हमने रिकॉर्ड करनी है। अगर एडजस्टिंग है, अगर नॉन एडजस्टिंग होती, लिखा होता ऑन यकम फरवरी द डेटर बिकेम बैंकरप्ट बिकॉज देयर वाज अ फायर इन हिज फैक्ट्री ऑन 2 जनवरी, फिर हम इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करते, फिर तो ये नॉन एडजस्टिंग थी।
जी, वर्किंग नंबर 7, डेटर। प्रोविजन। डेटर का बैलेंस कितना है ट्रायल में? 61 पॉइंट। बेटर रिटर्न ऑफ, किसी को पता है ये डबल एंट्री होती है इसकी? ये डबल एंट्री पूरी कीजिएगा, क्योंकि यकम फरवरी के फिगर की डबल एंट्री नहीं हुई भी। डबल एंट्री पूरी कीजिएगा। खुदा के लिए याद रखिएगा, बेटर रिटर्न ऑफ कभी भी P&L में नहीं जाता, बेटर रिटर्न ऑफ प्रोविजन के अकाउंट में जाता है। P&L की भी बात कर लेते हैं। अच्छा जी, ट्रायल के मुताबिक कितना बैलेंस आ रहा है प्रोविजन का? अच्छा, बस ठीक है मेरे ख्याल से, दोनों के कैरी डाउन निकाल दें बस, ठीक है। यार इतने नंबर तो आप लोगों ने सबने ले लेने थे, 8-8 वाले, ये नंबर तो सबने ले लेने थे। ये आप चीजें जो मैंने आपको ऑलरेडी एक लाइन पढ़ के बताई है कि एक और मसला है, डेटर के कैरी डाउन और प्रोविजन का कैरी डाउन एग्जैक्ट 6% नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है वो जो ईयर एंड के ऊपर डेटर के कैरी डाउन पे 6% लगाना था वो भी नहीं लगाया, तो एक एडजस्टमेंट खुदा के लिए करनी पड़ेगी। वो एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी? इट इज नॉट सो कि इसका कैरी डाउन बैलेंस ही निकाल लो, इसका कैरी डाउन बैलेंस ही निकाल लो। यू कैन स्टिल, यू विल अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल गेट द मार्क्स। आप लोग बेटर रिटर्न ऑफ को करंट टैक्स में जाके माइनस करेंगे, आपको इसके मार्क्स भी मिलेंगे, आपको यहां भी कैरी डाउन निकालने के मार्क्स मिलेंगे, यहां भी मार्क्स मिलेंगे। बट थोड़ी बहुत ही बस ठीक है, अब चीजें हैं उनको लर्न करना शुरू करें। अब फाइनल अकाउंट को इस तरह तो नहीं है जिस तरह कंसोलिडेशन है कि पेट एडजस्टमेंट्स हैं, तो थोड़ी सी अकल लगानी शुरू करें इसके अंदर जी, जहां जहां पे लगानी होगी। अच्छा जी, कैरी डाउन बताएं। 53.4। अच्छा, इसका कैरी डाउन बताएं। जब आप ये मल्टीप्लाई कर देंगे, नाउ यू विल मेंटेन द प्रोविजन एट 6%। अब उसका ऑब्जेक्टिव अचीव करा दिया आपने जी, बोलें 3 अब बैलेंसिंग निकालें। इसका नाम बता दें, इसका नाम क्या रखते थे IAS 12 में? बैड डेट एक्सपेंस। 6 इसकी एंट्री बताएं। प्रोविजन क्रेडिट बैड डेट एक्सपेंस ऑन द फेस ऑफ P&L डेबिट। इसको P&L में आज लेके जाएं, क्योंकि IAS 12 में आपने पढ़ा था कि इसको उल्टा के राइट ऑफ माइनस करें। इसका मतलब IAS 12 में यह था कि ये P&L में गया होता है। आज तो मैं P&L बना रहा हूं, पहले फिर IAS 12 का सवाल सॉल्व करूंगा ना, तो आज P&L बनाते हुए मुझे अकाउंटिंग डेप्शन डालनी पड़ी उसमें, ताकि मैं थोड़ी देर बाद उसको निकाल के टैक्स डेप्शन माइनस करूं। आज तो मैं P&L का सवाल पहले कर रहा हूं, तो मुझे बैड एक्सपेंस डालना पड़ा। हो सकता है अकाउंटेंट ने डाला होता, लेकिन वो नहीं दिया हुआ था, मुझे आज बैड एक्सपेंस डालना पड़ा। अभी डालें, फिर करंट टैक्स में उल्टा के इसकी जगह क्या माइनस कर दीजिएगा? बैड डेट रिटर्न ऑफ। तो एक बात याद रखिएगा, ये मैंने आपको दूसरी तीसरी दफा बात बताई है, पास पेपर के क्वेश्चन 11 जो अगले सफे पे किया है, उसमें भी बैड डेट की एडजस्टमेंट थी। मैंने यही बताया था कि रिटर्न ऑफ जो है ना, रिटर्न ऑफ ये P&L में नहीं जाता, रिटर्न ऑफ डेटर अकाउंट में जाता है और प्रोविजन अकाउंट में जाता है। और जो बैड डेट एक्सपेंस है उसकी एंट्री होती है प्रोविजन क्रेडिट बैड डेट एक्सपेंस ऑन द फेस ऑफ P&L इन सेलिंग एक्सपेंसेस। आज मजबूरी में एडमिन में डाल दें क्योंकि सेलिंग अवेलेबल नहीं है। 6 वर्किंग नंबर 8 डन। तो 8 रुपीज क्यों नहीं आए इधर? बैड एक्सपेंस जाता है, अंदाजा जाता है, एक्चुअल नहीं जाता। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि डेटर के ऊपर कैरी डाउन के ऊपर 6% लगाना था? हो सकता है लगा होता, हो सकता है लगा होता डेटर के कैरी डाउन पे। मैंने तो सारे डेटर के कैरी डाउन पे लगा दिया ना, यानी कि वो एक गलती सही करके सारे डेटर के कैरी डाउन पे मैंने लगा दिया बैलेंस। क्यों लगाया मैंने इसके ऊपर 6%? क्योंकि इस बिजनेसमैन का दावा था
कि मैं प्रोविजन बना के रखता हूं डेटर के 6% पे और इसका दावा ट्रायल से साबित, इसलिए मैंने ऐसा किया। बहरहाल मैं आपको बार बार प्लीज कह रहा हूं, जो लोग ये एडजस्टमेंट नहीं भी करेंगे तो गलती तो हो सकती है ना, बाप के अटेम्प्ट में पता नहीं क्या चीज है, गलती तो हो सकती है। तो क्या होगा, वो लोग इस 8 की एंट्री दोनों जगह कर देंगे, ये कैरी डाउन उनका अल्लाह का शुक्र है सही निकल आएगा, इसके मार्क्स ले लेंगे। ये कैरी डाउन हो सकता है वो 5 - 8 करके कोई उल्टी 3 कर दें, पता नहीं ये उल्टी 3 क्या होगी, 5 - 8 करके, तो उल्टी 3 पता नहीं ये इस साइड पे कुछ लिख देंगे और थोड़े से परेशान भी होंगे बहरहाल कर आके कुछ पता नहीं, बाद में 53 में 3 ऐड कर रहे होंगे, पागलों पे सोच रहे होंगे ये की हुआ, पहली बार ही हुआ जिंदगी जो कैरी डाउन इतने आ गया। तो वो कर आके कुछ कर जरूर आएंगे वो भी, लेकिन करंट टैक्स में उनको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो करंट टैक्स में ये जीरो उल्टा के, क्योंकि ये तो फिर नहीं निकाला होगा, ये जीरो उल्टा के ये माइनस करेंगे और प्रोविजन का कैरिड डाउन टैक्स बेस जीरो लेंगे, उसके भी इनको मार्क्स मिलेंगे। तो बहुत से मार्क्स हैं जो इस एडजस्टमेंट में छुपे होते हैं, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। साल साल से लोग आ रहे हैं और ऐसी चीजें पास कर रहे हैं, परेशान ना हुआ करें। पॉइंट नंबर 5, तो ये थोड़ा सा सवाल इस एतबार से एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि कुछ चीजें ओपनिंग है, कुछ चीजें क्लोजिंग अनएडजस्टेड है। द लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 75 वाज ऑब्टेन्ड ऑन, अच्छा रेक्टिफाइंग एंट्री उधर हमने कर दी बस। द लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 75, दो एंट्रीज थी सवाल में, एंट्रीज देख लें, 2 एंट्रीज थी सवाल में। एंट्री नंबर 1, डेटर क्रेडिट प्रोविजन डेबिट 8 रुपए से। ये एंट्री मैंने इस तरह कभी बोली नहीं क्लास में IAS 12 में, लेकिन आज बोल रहा हूँ पहली दफा, मुंह से निकल गई है। डेटर क्रेडिट प्रोविजन डेबिट, ये बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री होती है, और लेकिन नीचे नेचर बैड रिटर्न ऑफ लिख देते होते हैं, और इसकी एंट्री होती है बैड डेट एक्सपेंस इन P&L डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट। सीमटी लगी है सीधे। अच्छा जी, इस तरह ना सोचा करें। द लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 70, पता नहीं आजकल लोग स्टेटस बड़े लगा रहे हैं, द रिस्पॉन्स टू डिसरिस्पेक्ट इज टू, उसमें मैं जरा थोड़ा से कुछ मुफ्ती हजरात से तहकीक करके उसका जवाब आपसे सोच रहा हूँ शेयर करूँ, बर्दाश्त भी। अच्छा पॉइंट देख, मुझे नहीं पता अभी क्या है उसको। द लॉन्ग टर्म लोन, बस मतलब ये कि कॉपी पेस्ट करके स्टेटस ना लगाया करें, मुफ्ती हजरात से जरा राब्ते में रहा करें, फिर स्टेटस लगाया करें। द लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 75 million was obtained on 1 जनवरी 16। हाँ ये वाला लोन है, ये वाला was obtained on 1 जनवरी 16 to finance the CWIP। ठीक है, तो क्वालिफाइंग एसेट होगा। HL capitalizes the finance cost on such loan in accordance with IAS 23। However, interests are admissible as an expense under the tax laws। ये बात अब उसने बता दी, अभी तक इसने कहीं बताई नहीं थी कि दे अलाउ टैक्स डेप्रिसिएशन, अभी तक बातें आसान सी चल रही थी इसलिए उसने बताई नहीं। और प्रोविजन में भी बेसिक रूल्स होते हैं, हाउएवर द टैक्स अथॉरिटीज अलाउ ओनली बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ, वो बातें लिखी नहीं क्योंकि वो इंप्लाइड होती हैं। इधर भी ये बात इंप्लाइड ही है ऑलमोस्ट, ना भी लिखता तो कोई मसला नहीं था, हमें पता है टैक्स वाले इंटरेस्ट को माइनस करने देते हैं। तो वो हम एक चीज करते थे कि अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में इंटरेस्ट शो करेंगे और टैक्स वाले बैलेंस शीट में इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। सोचें 100 रुपए का एसेट है आपने बनाया ईंट बजरी सीमेंट और 2 रुपए उसमें इंटरेस्ट है, तो अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में 102 पे एसेट शो करेंगे, इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे ना, और टैक्स वाले 100 पे। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये इंटरेस्ट जो है वो HL कैपिटलाइजेस द फाइनेंस कॉस्ट ऑन लोन, हाउएवर द फाइनेंस चार्जेस आर एडमिसिबल एज, ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो चुका है या हमने करना है अब जाके? HL कैपिटलाइजेस द फाइनेंस कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद IAS, कर देती है कैपिटलाइज। सवाल अगर साइलेंट है तो हमेशा अज्यूम करिएगा एंट्रीज सही हो चुकी हैं, सवाल साइलेंट है तो एंट्रीज। अब इसमें 75 पे जरा लगाएं 10%, 10% कहां से पता चला? वाह 75 सिर्फ 10%। अच्छा डेट ऑफ लोन भी दी है, देने लाए, डेट इधर दी, अमाउंट इधर भी दी, अमाउंट इधर भी दी, रेट इधर दिया। तो सॉरी 75 इंटू 10% इज 7 पॉइंट, अब 7.5 CWIP में पड़ा है, तो इसको अब अलग अलग ना कीजिएगा, बस आप थोड़ी देर में ऐसा करेंगे कि जब कैरिंग अमाउंट आएगी ना तो हम 145 को नहीं उठाएंगे, मैंने आपको बताया था 145 को ना उठाया करें, 145 में पड़ा हुआ सिर्फ 7.5
5 कैरिंग अमाउंट में डाल देंगे और उसकी टैक्स बेस 0 ले लेंगे, उसकी टैक्स बेस पूरे 145 से अगर खेलने यार वो तो फिर बहुत लंबा से आप है। फिर आप 145 में से 7.5 निकालिएगा। जब आप जबानी बता दें 137.5, कैपिटलाइजेज मींस कैपिटलाइज हो चुका है, जब तक ना लिखा हो इज टू बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज हो चुका है, इसमें इंटरेस्ट पड़ा हुआ है। अब कैरिंग अमाउंट आप लोग ले लीजिएगा 145, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पड़ा हुआ है तो पड़ा रहने दें, और टैक्स बेस ले लीजिएगा। मैंने अक्सर कहा है कि ऐसा ना किया करें, खाली 7.5 से खेल लिया करें। किसके अंदर को याद आ रही है ये बात? ठीक है, तो इस 145 में इंटरेस्ट पड़ा है तो ये फूला हुआ है, तो इसको 145 पे ही पड़ा रहने दें, इस पे कोई एतराज ही नहीं हमें ना। हम इतराज कैसे कर सकते हैं? IAS 23 में जो सर ने पढ़ाया था, शरीफ इंसान थे, हम कैसे एतराज कर सकते हैं? तो उन्होंने सही पढ़ाया था कि इसमें इंटरेस्ट पड़ा हुआ है तो पड़ा रहने दें 145 में। तो या तो पेपर में 145 शो करें और टैक्स बेस 137.5 शो करें। असल में लोग निकलने को किसी भी तरफ निकल सकते हैं, इसलिए उनको इधर निकाला है मैंने। लेकिन जो अक्सर मैंने आदत डाली थी वो ये थी कि कैरिंग अमाउंट 7.5 लें और टैक्स बेस 0 लें, 12 मार्क काम कर दें। इस एडजस्टमेंट का ना अब एंट्री हो चुकी हुई ऑलरेडी, जिसको आप कभी लिखते थे कंसोलिडेशन में, ऑलरेडी पास्ट, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। अब इस एडजस्टमेंट, इसके एंगल से कुछ भी ना करें, पॉइंट A के एंगल से, B में देख लेंगे इस एडजस्टमेंट को। अच्छा जी, HL sells goods with a 1-year warranty and it is estimated that warranty expenses 3% of annual sales. Subhan Allah, warranty expenses are 3% of annual sale. Working number 9, provision for warranty. Warranty expenses are, ऐसा तो नहीं बताया हुआ कि 10,000 प्रोडक्ट्स बेची हैं, उनमें से 2% मेजर रिपेयर के लिए आएंगी, 3% माइनर रिपेयर के लिए आएंगी, इस तरह निकाले या आसान तरीके से निकलवा रहा है? अच्छा, एक काम करें, पहले ना सेल में एडजस्टमेंट्स कर लें, फिर उसके बाद उस पर 3% लगाइएगा। सेल की फिगर पहले सही कर लें। हाँ, इसमें पहले गलतियां सही कर लें। अच्छा, गलतियां हुई नहीं, 1, 2 में तो डेप्रिसिएशन थी, 3, हाँ सेल में तो गलती हुई नहीं, सॉरी, ठीक है, सही पड़ी है। पागल बनाते हैं हमें, हम भी सोचने लग जाते हैं, हम भी पागल बढ़ाओगे भाई। सेल में अभी तक कोई एडजस्टमेंट आई नहीं तो क्यों मैं पोस्ट करूं? बस सेल ट्रायल वाली उठा लें। 20 नहीं, सेल ओके 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 ओके, आराम से भी बता दिया करें, 201 में दोबारा बोल दिया करें। 6.0 04, फिर जहां जहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगाने हैं मुझे बताते रहें पूरे सवाल में, मैं रिकंसिडर कर लेता हूँ सवाल में राउंडिंग ऑफ, ताकि अगले सवाल का टाइम ना बचे। अच्छा, एक्चुअल पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, एक्चुअल पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर अगेंस्ट वारंटी क्लेम्स sold during the current year and previous year were 2.5 and 8, कितना? 10.5। एक मिनट, actual amounts received from debtor relating to previous year and relating to current year was 10 and 7. So दोनों डाल दी डेटर अकाउंट में। सो ऐसा ना किया करें सर, उसने तो कहा ये पुरानी वाली मिली है तो चिल्ली मिली, दोनों डालनी है इसमें। डेटर अकाउंट में तो दोनों, मुझे बताएं, पिछले साल के डेटर पैसे थे उनको भी डेटर अकाउंट में डालते हैं, इस साल के सेल वाले जरा जल्दी पैसे दे जाएं। अब जब इधर आता है ये नहीं, एक्चुअल पेमेंट्स अगेंस्ट प्रीवियस ईयर वर 2.5, ये तो प्रीवियस ईयर वालों को सही करके दिए, इसे ना यहां डालें। ओ भाई, प्रीवियस ईयर वाले ब्रॉड डाउन इधर पड़े होंगे ना, उनको सही करके दे रही हैं चीजें। तो पिछले साल वालों को कितनी सही चीजें करके दी? एक्चुअल पेमेंट्स, चुअल बोल रहा हूं मैं, कुछ नहीं बोल रहा हूं। एक्चुअल पेमेंट्स
वर 2.5 एंड 8। अच्छा, यहां तक तो ये हो गया। अब मुझे बताएं ट्रायल के अंदर कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? ट्रायल में 10। प्रोविजन फॉर वारंटी का बैलेंस पड़ा हुआ है ट्रायल में 10। तो कैरी डाउन 5.5। जी मैं ठीक कराता हूं इसको, यहां तक बना लें फिर आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोगों ने पहले ये किया करना कि ये वाला टी काउंट बना के ना ओरिजिनल एंट्रीज कर लिया करनी है। ये वाला टी काउंट बना के ओरिजिनल एंट्रीज कर लिया करनी है। करवाएं जी ओरिजिनल एंट्रीज। उसने एडमिन एक्सपेंसिव में डाला हुआ, एडमिन में डाल दें, वैसे ये सेलिंग में जाती हैं आमतौर पे। ओरिजिनल एंट्रीज एडमिन एक्सपेंस डेबिट, एडमिन में डाल दें कोई नहीं, खैर है। एडमिन एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट कितना 6, और प्रोविजन डेबिट कैश 10.5। अच्छा यार, वो एक चीज रह गई थी, आप सही कह रही थी, वो मैं भी उस वक्त करवानी थी, मादरत। वो 1 ईयर वारंटी वाली बात, बिल्कुल एक्सेलेंट। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था IS 12 में, मैं असल में जज्बात में आ गया था, जल्दी कर दिया। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था IS 12 में कि 10 के अगेंस्ट इस साल पेमेंट्स हुई हैं कितनी? 10 के अगेंस्ट इस साल पेमेंट्स हुई हैं 8। अगर 1 ईयर वारंटी का लफ्ज लिखा हुआ है ना, तो फिर ये खतरनाक बात है। अब बाकी 2 आ ही नहीं सकते। बाकी 2 क्यों नहीं आ सकते? साल के शुरू वालों को कितने मोबाइल सही करके देने थे? 10। जो साल के शुरू वाले थे उनको हमारे साल के एंड पे साल पूरा हो गया। अब अगर अगले साल आएंगे भी तो हम कहेंगे यू आर वेरी वेरी ओल्ड, तुम तो ब्रॉड डाउन में से आए हो। ये बात कितने को याद है? पास पेपर क्वेश्चन 12 था IS 12 का। अब याद आ गई? वारंटी के साथ क्या लिखा हुआ है? 1 ईयर। असल में ना वो जानबूझ के, अच्छा एग्जामिनर होता तो डायरेक्ट पेमेंट्स दे देता, डायरेक्ट पेमेंट है 10.5। लेकिन फिर एक मसला होता, पेमेंट को हम अलग अलग ना कर पाते। वो कहते मोबाइल सही, ये IS 12 की रिवीजन हो रही है जो उसमें पढ़ा था, मोबाइल सही करके देने थे 10 के, अभी सही करके दे दिए 8 के, बाकी 2 वाले आ ही नहीं सकते। अभी जो मैंने कैरी डाउन निकाल दिया था ना, उसमें कितना आ रहा था? ये 5.5 क्या था? ये था पुराने वाले 10 - 8 2, और अभी वाले 6 - 2.5 3.5। लेकिन पुराने वाले आ ही नहीं सकते, तो एक एडजस्टमेंट हमने कराई थी, यहां लिख के -2 माइनस, यानी 201.4 ज़रब 3% -2। व्हाट डज इट मीन? और फिर इस पे बड़ी ब्रैकेट। व्हाट डज इट मीन कि एक्सपेंस और खुशी को नेट कर दो, बजाय कि खुशी दूसरी साइड पे रिकॉर्ड करो। असूली तौर पे ये खुशी है, देखें कैसे। 10 वालों को 8 देके जान छुड़ा ली, 2 रुपए की। यहां खुशी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन वो हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा पेपर में। 10 वालों को 8 देके जान छुड़ा ली, तो 2 की क्या आ गई? खुशी। खुशी को खर्चों से नेट कर दें। अब माजरत बताएं ये कितना आ रहा है? 4। अब कैरी डाउन बताएं। वही 3.5। चलें जी, दोबारा नोट कर लें शक, या काट कूट के नोट कर लें, जैसे भी करना है, ताकि हम 5-10 मिनट में इसको वाइंड अप करें क्लास को। जी बताएं भाई। एक्सपेंसेस में कितना जाना चाहिए? 4। और प्रोविजन कितना? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ऐसे ही आपसे एक बात पूछ रहा हूं, जिस अकाउंटेंट को ये
प्रोविजंस का कॉन्सेप्ट, सेल का 3% और ये सारी चीजें, जिस अकाउंटेंट को ये समझ वगैरह ना हो तो आपके ख्याल से वो क्या एंट्री कर जाएगा? वैसे तो सवाल बता रहे उसने क्या कर दिया, मैं वैसे ही पूछ रहा हूं अकाउंटेंट क्या गलती कर सकता है। अकाउंटेंट अंदाजा रिकॉर्ड करना भूल जाएगा और पेमेंट रिकॉर्ड कर दे। अब सवाल बताएगा पेमेंट किस अकाउंट में रिकॉर्ड की है। सवाल कह रहा है उसने ये एंट्री की है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अमाउंट मैं बता देता हूं, वो सवाल ने बताइए अमाउंट कितनी है, 4 है 10.5 है, वो मैं आपको बताता हूं। सवाल कह रहा है उसने ये एंट्री की है, पढ़ें जरा सवाल देखें, सवाल में देखें क्या लिखा हुआ है। उसने ये एंट्री की है, दीज पेमेंट्स जमा करके बताएं कितनी है, पेमेंट्स हैव बीन डाल दी गई इन, इसका मतलब है तुमने एडमिन में पेमेंट डाली है, सेल का परसेंटेज लगा के नहीं डाला। डबल चीजें तो नहीं डाल सकता एडमिन में। ये ना कहिएगा सर पहली एंट्री के बारे में सवाल खामोश है तो पहली उसने कर ली होगी। सवाल चीख के पुकारे कि उसने एडमिन में पेमेंट डाली है, तो एडमिन में क्या नहीं डाला, अंदाजा क्या था, सेल का। उससे गलती ये हुई कि उसने कहा द अमाउंट विच इज पेड इट इज एक्सपेंस। हालांकि ये तो टैक्स वाले कहते हैं, मुझे पता है टैक्स वालों की नजर में 10.5 खर्चा होना है। टैक्स वालों की अभी मैंने क्लास करानी है ना, आपने मुझे कहना है 4 उल्टा के 10.5 माइनस करें सर, बारो बार 4 उल्टाएं 10.5 माइनस करें, याद है 4 उल्टाएं 10.5 माइनस करें। द पढ़े जरा लाइन, द पेमेंट्स है दीज, वही 10.5, दीज पेमेंट्स हैव बीन डेबिटेड टू। और खुदा के लिए पेमेंट्स को एडमिन में नहीं डालते, पेमेंट्स को प्रोविजन अकाउंट के डेबिट साइड पर डालते हैं। अब अगर किसी बच्चे के जहन में यह सवाल आ रहा है कि उसने पहली वाली एंट्री भी की है तो मेरे से डिस्कस कर ले, लेकिन मैंने जवाब दे दिया है कि उसने पहली वाली एंट्री क्यों नहीं की। वाई? उसने पेमेंट को खर्चों में डाला है, तो फिर किसको खर्चे में नहीं डाला, अंदाजे को, फिर अंदाजे को खर्चे में नहीं डाला। अब रेक्टिफाइंग एंट्री बता दें, ये तो बड़ी भयानक बनेगी, दोनों की रेक्टिफाइंग एंट्री करनी पड़ेगी। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कितने से, 4 से। नहीं करनी है कर लें, कोई कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। और इधर बोले प्रोविजन डेबिट जी, कंबाइन कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब इस एंट्री को पोस्ट करें, एडमिन एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। एडमिन में क्या डालने लगा हूं मैं, अंदाजा। सेल का 3% एडमिन में डाल दूं, डाल दें सेल का 3% डाले ना, सेल का 3% ही है ना, सेल का 3% एडमिन में डाल दें बिल्कुल। और 10 की बजाय 8 लाइबिलिटीज दे के जान छूट गई, 2 की खुशी भी डाल दूं, तो सेल का 3% माइनस 2 की खुशी, 4 रुपए खर्चा है मेरा, ये खर्चे में डाल दूं। एडमिन डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ये कर दिया, ट्रायल की फिगर में उठा के ये क्रेडिट कर दिया। ये अकाउंट बनाना इसलिए जरूरी है कि टैक्स बेस कैलकुलेट करनी आगे। प्रोविजन डेबिट, ये कर दी डेबिट, प्रोविजन डेबिट। और एडमिन, भाई तूने पेमेंट्स डाली हुई थी, पेमेंट्स एडमिन में नहीं जानी चाहिए। बहरहाल इसकी जरूर गुंजाइश है कि जब आप लोग पोस्टिंग कर रहे थे तो अगर सेलिंग एक्सपेंसेस दिए होते तो एडमिन में से निकाल देते 10 या 5 और 4 को डाल देते सेलिंग में, 4 को, लेकिन सेलिंग अब नहीं दिए हुए तो बस इसी पे गुजारा चला लें। ओके, यहां पे ये सवाल खत्म हुआ, अब 1-2 मिनट लें फिर छुट्टी। मैं आपको ना ज्यादा ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये मसला इतना बड़ा मसला है नहीं, ओपनिंग है या नहीं। ये वाला भी ट्रायल में प्रोविजन का बैलेंस क्लियरली ओपनिंग बैलेंस है, कोई वजह बता दे, क्लियरली ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग अनएडजस्टेड नहीं है। वजह
पेमेंट्स को प्रोविजन अकाउंट में डाला ही नहीं हमने, पेमेंट्स को बार बार कहां डाल दिया, एडमिन में, तो प्रोविजन अकाउंट हिट नहीं हुआ। और वो तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, अंदाजा तो उसने बुक वैसे नहीं किया, ना अंदाजा बुक किया ना पेमेंट को प्रोविजन में डाला, उल्टा उसने पेमेंट को प्रोविजन में डालने की बजाय, तो रॉन्ग एंट्रीज देख लें, प्रोविजन हिट हुई है। इट मींस के प्रोविजन का बैलेंस सवाल में कौन सा है, ओपनिंग। लेकिन मैंने कहा छोटी छोटी चीजें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब हम क्या करेंगे, बस अब जो मेथोडोलॉजी है वो सुन लें, बाकी छोड़ें। अब हम कॉस्ट ऑफ सेल उठा के उधर लेके जाएंगे, एडमिन उधर लेके जाएंगे और सेल उधर लेके जाएंगे। बस ना करें ना, सेल इधर लेके जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल इधर लेके जाएंगे, एडमिन इधर लेके जाएंगे और उनका टोटल कर देंगे, ये निकल आएगा पीबीटी। फिर इस पीबीटी को लेके जाएंगे वर्किंग वन में, पीबीटी को लेके जाएंगे वर्किंग जो भी वन है, जो भी है, पीबीटी में जाके अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा के, रिक्वायरमेंट 2 जो है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा के टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, अकाउंटिंग गेन लॉस उल्टा के टैक्स गेन लॉस रिकॉर्ड करेंगे, कैरिंग अमाउंट लेंगे और टैक्स बेस लेंगे, वो दोनों अवेलेबल हैं क्योंकि पीपी का अकाउंट टैक्स वालों के मुताबिक भी आपने बना दिया। प्रोविजन में डेटर से नहीं खेलेंगे, प्रोविजन में आप जो है वो पुराना काम करेंगे कि प्रोविजन की ये कैरिंग अमाउंट है और टैक्स बेस 0 ले लेंगे, बैडेड एक्सपेंस उल्टा के रिटर्न ऑफ माइनस कर देंगे। ये मैं कह रहा हूं पार्ट बी में मुफ्त के नंबर छुपे होते हैं। ये पार्ट बी आपसे अब 3 से 4 मिनट ज्यादा भी नहीं लगने चाहिए घर में, 3 से 4 मिनट में पार्ट बी जल्दी जल्दी करना है क्योंकि फिगर सारी निकल चुकी हैं। आगे तो अगर कभी पेपर में कोई बंदा पेपर छीनने आ जाए तो अगली एडजस्टमेंट्स नहीं करनी होती, 5, 6, 1, 2, 3, 4 को पार्ट ए और बी दोनों में पोस्ट कर देना होता है ताकि जो बी के मुफ्त के नंबर हैं फॉर्मेट के वो आपको मिल जाए। अच्छा जी, हमारे से आती नहीं छीनने, 15 मिनट पहले करके बैठे होते हैं क्योंकि किए नहीं होते कुछ सवाल। अच्छा जी, नहीं अब इतना भी ना करें ना। 75 का 10%, 7.5 इज कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस, और 7.5 को क्या करेंगे, करंट टैक्स में जाके माइनस कर देंगे। हाउएवर टैक्स अथॉरिटीज अलाउ दिस इंटरेस्ट टू बी अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, मुझे याद है मैं यहां लिखा करता था 7.5 और इसको फिर मार्कर से उठा के करंट टैक्स में माइनस कर दिया करता था। टैक्स वाले इसको एसेट नहीं मानते। और अगली एडजस्टमेंट तो आसान है प्रोविजन की, मशहूर ज़माना IS 12 वाली, इसको उल्टा के इससे माइनस कर दीजिएगा और ये कैरिंग अमाउंट है और टैक्स बेस 0 है और एंड पे जो जवाब आएगा CTDT, उसको रिक्वायरमेंट बी के लिए ना रखिएगा, याद से CTDT को इधर भी ले आइएगा ताकि प्रॉफिट आफ्टर, चलो यार